बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भारत का दौरा किया गुज़श्ता हफ्ते, और इस दौरे से भारत की जो ख्वाहिशात थी, मोदी हुकूमत की जो ख्वाहिशात थी, काफ़ी हद तक उन पर पानी फेरा। गो के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। माजी में हमने देखा रूस ने और भारत ने बड़े अच्छे ताल्लुकात एंजॉय किए। रूस ने हमेशा हर महाज पर भारत को सपोर्ट भी किया, लेकिन हमने ये देखा है कि गुज़िश्ता चंद साल में रूस में भी अप्रोच में तब्दीली आ रही है। चंद माह कबल रूसी वज़ीर ख़ारजा ने एक कॉन्फ्रेंस के अंदर बाकायदा तौर पर शटअप कॉल दी थी भारतीयों को कि वो ये जो डिप्लोमेटिक रवैया है उनका, कि वो रूस के पास चले जाते हैं कि जी देखिए हम आपकी वजह से अमेरिका से मुखालफत ले रहे हैं, अमेरिका के पास दौड़े जाते हैं कि जी देखिए हम रूस के साथ क्या कर रहे हैं, तो इसको तब्दील करना होगा भारत को। इसके ऊपर बाकायदा बड़ी तनकीद की उन्होंने। फिर ये जो दौरा था, इसमें वो SU-57 जो 5th जनरेशन का जहाज़ है, भारत की बड़ी कोशिश थी कि ये जहाज़ से मुताल्लिक कोई रूस के साथ डील हो। फिर S-500 जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी भारत रूस से लेना चाहता था, लेकिन एज ऑफ नाउ इसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हुई, ना सुखोई 57 और ना ही S-500। इनफैक्ट भारत ने S-400 की जो 2018 की डील में जो अभी रहती हैं बैटरीज और रेजिमेंट्स, उनसे मुताल्लिक जो है वो दोबारा बात की है और कुछ एडिशनल बैटरीज मंगवाई हैं, और यकीनी तौर पर ये वही बैटरीज हैं जो मार्का हक के दौरान पाकिस्तान ने भारत की तबाह की हैं। इसके अलावा कुछ और भी डिफेंस पैक्ट्स हुए हैं रूस और भारत के दरमियान। प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर रूसी सदर के साथ, रूसी डेलीगेशन के साथ भारतीय ऑपोजिशन की मुलाकात नहीं करवाई गई, और इसके ऊपर भारतीय ऑपोजिशन काफ़ी सीखपा और नाराज़ है मोदी हुकूमत से। उसकी रीजंस क्या हैं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। फिर बंगाल में अब इलेक्शंस आ रहे हैं, और उनसे पहले हम ये देख रहे हैं कि एक मरतबा फिर भारत में नई दिल्ली के अंदर जो बरसर इक़्तिदार तबका है, बिलखसूस जो उसके की लीडर्स हैं, नरेंद्र मोदी, उसके बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह, ये सारे एक मरतबा फिर पाकिस्तान के खिलाफ बातें करना इन्होंने शुरू कर दी हैं और माहौल को कशीदा करने की तरफ चीज़ों को लेकर जा रहे हैं। तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि बंगाल इलेक्शन से पहले एक मरतबा फिर भारत कोई शरारत का इरादा रखता है? इसी पर बात करेंगे, और इसके लिए मुझे भारत से ज्वाइन किया वीडियो लिंक पर अजय शुक्ला साहब ने, सीनियर भारतीय सहाफ़ी हैं। पाकिस्तान से मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ में अजय शुक्ला साहब आपसे करूँगा। अभी रशियन प्रेसिडेंट भारत के दौरे पर थे, और हमने देखा कि भारतीय मीडिया जिस तरीके से बातें कर रहा था डिफेंस डील्स को लेकर, सुखोई 57 और S-500, और वो कह रहे थे कि ये बस डील्स हो गई हैं, अब जब ऐलान होगा तो उसके बाद इस खित्ते में पता नहीं क्या तब्दीलियां आ जाएंगी। लेकिन हमने देखा ना सुखोई 57 और ना ही S-500। तो डिफेंस को लेकर बिलखुसूस आप समझते हैं कि जितना बूस्ट कर रहा था बीजेपी और इंडियन मीडिया, वो उतनी कामयाबी नहीं हुई इस दौरे में? देखिए, मुझे लगता है कि इस दौरे को डिफेंस डील के तौर पे देखना उचित नहीं होगा। ये जियोपॉलिटिक्स के यदि हम नजरिए से देखेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर हम देख पाए, क्योंकि इस समय आप देखिए रसिया अलग थलग पड़ा हुआ है। क्यों अलग थलग पड़ा हुआ है? क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज वो एक तरफ खड़े हुए हैं यूक्रेन के साथ, और रसिया को संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अपराधी जो है घोषित किया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जब यूनाइटेड नेशन ने उसे युद्ध अपराधी घोषित किया हुआ है, इधर यूरोप और अमेरिका का जिस तरह से रुख है उसके प्रति, और उसके बाद में उसके लिए बड़ी मुश्किल है कि वो दिखाई दे। लेकिन उसकी मजबूती का कारण है कि चाइना के साथ में उसकी मजबूती जो रिश्ते हैं वो भाई के रिश्ते हैं, कह सकते हैं। और ये चीज हमने देखी थी 1962 की वार में, जब हिंदुस्तान उस समय इतना नहीं मजबूत था जो है किसी भी तरह से। तो उस समय जब डिफेंस के तमाम सारी चीजों की जरूरत थी, तो उस समय रसिया ने हमें टाइमली सप्लाई नहीं दिया था, उसका नुकसान उठाना पड़ा था। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक कहीं ना कहीं समस्या है। ठीक है, लेकिन आप शुक्ला साहब, आप जो कह रहे हैं कि इसको डिफेंस पर्सपेक्टिव से देखना मुनासिब नहीं है, लेकिन हमने ये देखा कि रशियन प्रेसिडेंट के आने से 2-3 दिन पहले से जो शोर इंडियन मीडिया पर था वो तो यही था कि, और उसमें ना कुछ जियोपॉलिटिकल चीज़ डिस्कस हो रही थी, एक ही चीज़ डिस्कस हो रही थी कि
इस दौरे के दौरान S-500 की डील हो रही है, इस दौरे के दौरान सुखोई 57 की डील हो रही है, और S-400 की कुछ एडिशनल रेजिमेंट्स और बैटरीज जो है वो भारत जो है वो रूस से लेने जा रहा है, क्योंकि कुछ तो है ना जो 2018 की डील में अभी तक डिलीवर नहीं हुई, उसके बाद भी एडिशनल कुछ बैटरीज जो पॉसिबली जो पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय की उनके बदले में जो है वो ली जा रही हैं, उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि कुछ डील नहीं होनी है। निश्चित रूप से कुछ डील होनी है और उनको लेके बातें चल रही होंगी, लेकिन जो असल में मैं नहीं जानता हूं कि इस समय पाकिस्तान में मीडिया की क्या स्थिति है, लेकिन जो आज हिंदुस्तान के अंदर मीडिया की स्थिति है तो वो मुझे नहीं लगता कि बहुत रिलायबल है। आज हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान के मीडिया पे यकीन नहीं रखते, उसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं। वजह यह है कि वो सत्ता जिधर इशारा कर रही होती, दिखा रही होती है, तो उस तरह से वो पेश कर रहे होते हैं। हम इसका उदाहरण देते हैं कि एक समय में जब नरेंद्र मोदी ट्रंप के साथ में खड़े हो रहे थे, तो हिंदुस्तान का मीडिया अरे ट्रंप के साथ खड़े हो गए, ये हो गया, वो हो गया, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। और जब वो और जिनपिंग को गाली दे रहे थे, और जब वो जिनपिंग के पास पहुंच गए तो जिनपिंग साहब भगवान हो गए। और अभी हमने देखा जब व्लादिमीर पुतिन आए, उस समय उनकी आरती उतारी जा रही थी, उनके वो हो रहे थे तमाम सारी चीजें। तो आपको लगता है कि जिस तरह के ड्रामे हो रहे हैं उसके बाद ये होगा? जब भारत पाकिस्तान के बीच में अभी कन्फ्लिक्ट हो रहा था, उस समय आप देखिए, मुझे चूंकि आपके यहाँ का देखने को नहीं मिला ज्यादा, जो थोड़ा बहुत मिला उसमें तो मुझे बहुत नहीं, एक आध जगह मुझे गलत लगा, तो मैंने कहा भी आपके चैनल्स पे, जिन मित्रों के यहाँ बैठा था वहां मैंने कहा भी। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर तो चल रहा था कि कराची पे कब्जा कर लिया, लाहौर में कब्जा कर लिया, और न जाने कहाँ कहाँ कर लिया। तो मैंने लाहौर में फोन करके एक दो मित्रों से पूछा, जो पत्रकार मित्र हैं, भाई क्या हुआ है? तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ही खुद देख लीजिए, मैं दिखाई देता हूँ वीडियो कॉल पे। तो मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। अजय भाई साथ रहिएगा, मुझे एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब को भी प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। चिश्ती साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, मेरे प्रोग्राम में मुझे याद पड़ता है कि रूसी सहाफ़ी उकसाना भाई को उन्होंने ये कहा था कि जो पाकिस्तान ने S-400 की 2 बैटरीज तबाह की हैं, भारत उनकी रसाई नहीं दे रहा रूस को। और उसके बाद ये बहस भी हुई थी कि आगे जो मामला थे उसमें शायद रूस थोड़ा कॉन्शियस होगा। एक तो आप रूसी सदर के दौरे भारत को मिलिटरीली, मतलब ये जो डिफेंस डील्स हैं, इस पर्सपेक्टिव में कैसे देख रहे हैं? और दूसरा, आप समझते हैं कि वो भी एक वजह रही होगी कि रूस ने अभी अवॉइड किया S-500 पे और अभी S-400 पर इत्तफाक करना पड़ा है भारत को? आपने इनवाइट किया, और अजय शुक्ला साहब को गुड इवनिंग फ्रॉम पाकिस्तान। जो आपका सवाल है मैं डायरेक्ट जवाब देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सब लोग हम पाकिस्तान में बहुत ज्यादा उसको पॉजिटिव ले रहे हैं कि शायद प्रेसिडेंट पुतिन ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की और डिक्लेरेशन नहीं हुई, और उसके S-400 या 500 की रिप्लेसमेंट या न्यू इंडक्शन का कोई जिक्र नहीं है। Su-57 आप इंडक्शन में भी कह रहे थे, लेकिन मेरा थोड़ा सा मानना डिफरेंट है। मेरा मानना ये है कि इंडिया पर बहुत प्रेशर है इस वक्त, खास तौर पर अमेरिकन प्रेसिडेंट का। आपने देखा था खास तौर पर तेल लेने की वजह से जो रूस से खरीदा जा रहा था, और बहुत एक्सर्ट किया गया, टैरिफ ऐड किया गया, बहुत ज्यादा सख्ती की गई थी ट्रेड के अंदर। जाहिर है इंडिया की सब पोजीशन ऐसी है कि अभी अभी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है मई में, जाहिर है उसके अंदर अभी वो रिकवरी में है। वेपन्स के अलावा भी एक इंटरनेशनल जो रेलेवेंस थी और उसको इफेक्ट हुआ है, और जो जाहिर है जो डिजाइन वॉर ऑब्जेक्टिव मेरी नजर में जो इंडिया को लाइकली उन्होंने सोचा था कि हम अचीव करेंगे, वो अचीव नहीं हुआ। सो कॉल्ड जो पाकिस्तान को उन्होंने तौबा करवानी थी या इस तरह खौफजदा इस तरह करना था और अपने लोगों को दिखाना था कि हमने ये टेक होम है, या जिसको मैं कॉमन लोगों की जुबान में वॉर ट्रॉफी कहता हूँ, वॉर ट्रॉफी नहीं हुई, जिसकी वजह से वो अभी तक उस अपसेट से रिकवर कर रहे थे। अब उसकी वजह से मेरा एक एलिमेंट भी है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट ना की गई हो, और उसकी एक और वजह है, एक ये इंटरनेशनल प्रेशर खासतौर पे अमेरिका का बहुत ज्यादा है, और दूसरा एंगल जरूर ध्यान में रखिएगा कि इस तरह के इक्विपमेंट ऐसा नहीं होता कि प्लग एंड प्ले नहीं होते, कि इधर आपने उनको कहा है कि हमें S-500 दे दें और कल जहाज भर के S-500 पहुंच जाएंगे और Su-57 इनकी फिजा में उड़ रहे होंगे, ऐसा नहीं होता। ये कई साल के प्रोजेक्ट होते हैं। तो इस तरह की जब अंडरस्टैंडिंग हो भी जाती है तो कई, जैसे मैंने कहा, बहुत अरसा लगता है।
मिच्योर होने में, ट्रेनिंग करने में, ट्रांसपोर्टेशन करने में, और सबसे बड़ी एक रशिया को भी इस वक्त जरूरत है, ये ज़हन में रखिए हैदर, क्योंकि जाहिर है यूक्रेन की वजह से उनकी इकोनॉमी बड़ी इफेक्ट हुई है, और इकोनॉमी की वजह से जाहिर है एक रेलेवेंस भी रीजन में, खास तौर पे इंडिया पाकिस्तान में आपने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप 50-60 दफा कह चुके हैं मैंने जंग बंद कराई, जिसका मतलब है जितना अमेरिकन प्रेसिडेंट ज्यादा कहेंगे कि मैंने जंग बंद कराई, उतनी ही ये दूसरी बड़ी पावर जो रशिया है वो लेस रेलेवेंट होती जाती है। और मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट पुतिन को इस एरिया में एक रेलेवेंस चाहिए थी, जो कि लॉजिकल है। उनको इकोनॉमिक बूस्ट भी चाहिए था, जो जाहिर है SU-57 इतना महंगा जहाज है, 5th जनरेशन स्टेल्थ जहाज है, दुनिया के 5 जहाजों में से एक है, 2 अमेरिका के हैं, 2 चाइना के पास हैं, रशिया के पास एक वाहिद SU-57 स्टेल्थ जहाज है। तो मुझे लगता है कि शायद एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से एक डिक्लेरेशन ना किए। मैं अभी रूल आउट नहीं कर रहा कि आने वाले वक्तों में या आने वाले सालों में कोई बिल्कुल ऐसा ही होगा कि बिल्कुल नहीं मिलेगा और इसमें हमें कोई खुश होना चाहिए कि क्योंकि तो दौरा नाकाम हो गया। मैं इसको नाकाम नहीं गिन रहा, बट मैं समझ रहा हूँ कि एलिमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है इसमें, और शायद ये बाद में चीजें खुलेंगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा अजय शुक्ला साहब, आप ये बताइएगा कि अभी भारत में जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं वो क्या असेस कर रहे हैं इस वक्त? दिल्ली में हम जो देख रहे हैं बार बार इश्तियाल अंगेज बयानात आ रहे हैं भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से, फिर आगे बंगाल में इलेक्शंस भी, और हमने माजी में देखे कि जब भी कोई बड़े किसी सूबे में इलेक्शंस हो, जिस तरह बिहार में पहले इलेक्शन से, उससे पहले टेंशन माहौल बन जाता है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। तो अभी भारत के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स जो हैं उनकी असेसमेंट क्या है? एक मरतबा फिर बंगाल इलेक्शन से पहले कोई टेंशन हो सकती हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान? बंगाल में जो है वो निश्चित रूप से हिंदू मुस्लिम फैक्टर बहुत ज्यादा है। उसकी वजह है, आप याद करिए, आजादी के पहले 3 ऐसे स्टेट्स थे जिनमें मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा जो बीजेपी है आज, वो मिल करके सरकार चलाया करते थे। उनमें एक बंगाल था, एक सिंध था, और एक आपका सीमांत प्रांत जिसे फ्रंटियर वो कहते हैं। तो अब जो ये होता था तो वही स्थिति है आज भी। बंगाल में भले बांग्लादेश अलग हो चुका है, बड़ी तादाद में जा चुका है, लेकिन आप बार बार सुन रहे होंगे घुसपैठिए और दूसरी चीजें, तो इस तरह से करके क्रिएट किया जाता है और ये निश्चित रूप से होगा। लेकिन जो बंगाल में है, पाकिस्तान का अब असर नहीं होता है उतना, वहां पर असर बांग्लादेश से ज्यादा होता है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि बंगाल के इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान वाला कोई इशू आएगा। वहां पर हिंदू मुस्लिम का जो आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं कोई एक दंगे जैसे हालात बने और वो हो, और इसके बाद में दूसरी चीजें जो है वो कुछ हमले हो सकते हैं, वो बांग्लादेश से जुड़े हुए मसलों को लेकर के, और वहां की सीमाओं पे कुछ ड्रामे आपको देखने को मिल सकते हैं। उससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, बांग्लादेश में जाके कुछ करने का है नहीं, और ना उतना मुझे लगता है कहीं अप्रोच है उससे कोई बड़ा फायदा मिल जाएगा। फायदा बस बॉर्डर तक ही खेल का होगा। तो इसलिए मुझे महसूस होता है कि वहां पर सिर्फ उसका विषय रहेगा, पाकिस्तान वहां पर कोई बड़ा सब्जेक्ट रहेगा। अभी जो हम दिल्ली से जो इश्तियाल अंगेज बयानात देख रहे हैं, और फिर आपकी जो मिलिट्री लीडरशिप है वो भी बार बार इस तरह की प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रही है, उसके बाद आपको पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुस्तकबिल करीब में कोई कशीदा सूरत हाल दिखाई दे रही है, या आपको लगता है कि नहीं ये महज स्टेटमेंट्स हैं, ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए हैं, कुछ भी भारत नहीं कर सकता इस वक्त? नहीं, मैं समझता हूं कि ये बस बातें ही हैं, बातों का क्या, तो उस स्टाइल में है कि हाँ बस एक शगुफा छोड़ते रहो कि ये हो रहा है। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर सवाल किया जा रहा है कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर बीच में रुका क्यों। ये सवाल आज सब में है, और इवन बीजेपी के लोग भी आपस में बैठते हैं तो आपस में कर रहे होते हैं कि आखिर ये क्यों हुआ। तो मैं बहुत उससे कहूंगा कि इसको लेकर के बड़ा साफ है। देखिए, पाकिस्तान से उसका जो असर होता है वो 2-3-4 प्रांत हैं जहां पर सबसे ज्यादा होता है। एक जम्मू कश्मीर से लेके पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक। दूसरा होता है उधर गुजरात और महाराष्ट्र तक, क्योंकि गुजरात की सीमाएं पड़ती हैं, उसके बाद में आ जाता है महाराष्ट्र, और इसके बाद में नीचे कोई बहुत असर होता नहीं है पाकिस्तान का, नीचे असर दूसरे हैं। इसीलिए हिंदुस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स है
वो साउथ इंडिया की अलग है, नॉर्थ इंडिया की अलग है। नॉर्थ इंडिया को काऊ बेल्ट कहते हैं और इस काऊ बेल्ट में बेसिकली हिंदू मुस्लिम वाला विवाद वाला ज्यादा है, बिल्कुल तो ठीक। इसलिए यहाँ पे पाकिस्तान इफेक्ट करता है। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। चिशती साहब, आप क्या समझते हैं, अभी रिसेंटली जो भारत की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस थी और जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स हैं इंडियन मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से, नई दिल्ली में जो उनकी इस वक्त जो रूलिंग पार्टी है उसकी जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है वो जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, आपको लगता है कि कुछ सडन इस तरह के मामला हो सकते हैं जिसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हो दोनों ममालिक के दरमियान? देखिए हैदर, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एक तो चीज है कि एक उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये ऐसा क्यों वो करते हैं, एक पॉलिटिकल जरूरत है। जैसे मैंने आपके पिछले सवाल के जवाब में कहा था कि देखिए वो लोग बहुत पूछ रहे हैं और खासतौर पर कांग्रेस बहुत पूछ रही है और बिल्कुल ठीक पूछ रही है। वो कहते हैं कि वो टेक होम क्या है, किस लिए आपने ऑफेंस लॉन्च किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट। देखिए, जब भी कोई मुल्क ऑफेंस लॉन्च करता है तो उसके पास बहुत बड़ा एक एडवांटेज होता है। चॉइस ऑफ टाइम उसके पास होता है, चॉइस ऑफ वेपन्स उसके पास होता है, चॉइस ऑफ लोकेशन उसके पास होता है, चॉइस ऑफ इंटेंसिटी उसके पास होता है। तो ये जब चार चॉइसेस ऑफेंस करने वाले के पास हैं, डिफेंस ने तो डिफेंस करना है। इंडिया ने ऑफेंस लॉन्च किया, तकरीबन 85 जहाज लॉन्च किए, हमने 42 रिटेलिएशन में या काउंटर करने के लिए लॉन्च किए। तो जब आप ऑफेंस लॉन्च करते हैं तो आपकी कौम बिल्कुल हद बजा है, आपकी ऑपोजिशन बिल्कुल हद बजा है पूछने में कि टेक होम क्या है, वॉर ऑब्जेक्टिव क्या थे, आपके वॉर गोल्स क्या थे, वो पूरे हुए। और मोस्टली जाहिर है आप सारे एग्री करेंगे कि वो तो नहीं हुए जिस मकसद के लिए हमला किया गया था। अगर कैपेबिलिटी वाइज देखा जाए तो कैपेबिलिटी हिंदुस्तान की बहुत ज्यादा है हमसे, इसमें कोई शक नहीं है। एयरफोर्स का ही 3 गुना ज्यादा है। अगर वो इतनी ज्यादा है तो उसी कॉरेस्पॉन्डिंगली इफेक्ट पैदा होने चाहिए थे, वो टेक होम होना चाहिए था, कोई पाकिस्तान को कोई सबक सीखना चाहिए था। उनके पॉइंट ऑफ से नहीं सीख सके। अब उनके लीडर की मुझे लगता है थोड़ी मजबूरी भी है, एक पॉलिटिकल कंपल्शन भी है, मिलिट्री कंपल्शन भी है, टेलिंग पीपल के अभी मैच चल रहा है, अभी T20 का था, अभी 20 ओवर नहीं हुए, अभी तो 15 ओवर हुए हैं, आखिरी 5 में मैच देखिएगा। तो जंगों में ऐसा नहीं होता। इतना बड़ा मुल्क रिस्पॉन्सिबल है, लोग जाहिर है 1.4 बिलियन लोग तो जंग नहीं चाहते, सारे के सारे तो नहीं चाहते कि पाकिस्तान को हमला करके ही कर दूं। जो पॉलिसी मेकर होते हैं उनको ऑब्लिगेशन होती है कि उन्होंने साबित करना होता है, जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अनफॉर्चुनेटली वो साबित नहीं कर सके। अगर नहीं साबित कर सके तो कैपेबिलिटी का तो कोई खास इजाफा नहीं हुआ, बल्कि उनके 2 फाइटर स्क्वाड MiG-21 के जो थे वो अभी सितंबर में ग्राउंड कर दिए गए हैं, आखिरी जो 2 थे। इस वक्त तो उनकी एयरफोर्स -40 एयरक्राफ्ट फर्दर हो गई है। अब क्या वो कर पाएंगे? जैसे मैंने कहा कि वो तो नीयत पे डिपेंड करता है, आप चढ़ दौड़े, लेकिन फिर इस जंग के बाद टेक होम क्या होगा वो भी तो पहले सोचना चाहिए। ये बाद में तो नहीं आप सोचते कि अच्छा हमने किया तो अब क्या लोगों को जवाब देंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अजय शुक्ला साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, दोनों मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे जी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से 2 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो सऊदी अरब में जो मुलाकात हुई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद के दरमियान, वो बग़ैर किसी बड़ी पेशरफ्त के ख़त्म हो गई। दोनों ममालिक ने इस चीज़ पर इत्तफ़ाक़ किया कि जंग बंदी बरकरार रहेगी, लेकिन जो इंटेंशंस हमें अफ़गान साइड से दिखाई दे रही हैं, और जिस तरह हमने पहले प्रोग्राम्स में भी मल्टीपल टाइम्स इसको डिस्कस किया कि तुर्किया और कतर में होने वाले मुज़ाकरात के बाद 3 बड़े टेरर अटैक्स पाकिस्तान में हुए, जिनमें अफ़गान दहशतगर्द शामिल थे। एक इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, फिर FC हेडक्वार्टर और वाना में जो कैडेट कॉलेज के अंदर जो है वो हमले हुए। तो अफ़गान सरज़मीन मुसलसल इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। फिर हमने चंद रोज़ कबल देखा कि एक मरतबा फिर अफ़गान फोर्सेस ने बिलाश्तियाल फायरिंग की, मकामी आबादी को निशाना बनाने की कोशिश की। जवाब में फिर पाकिस्तान ने टारगेटेड कार्रवाइयाँ की, जिससे अफ़गान साइड को काफ़ी नुकसान पहुँचा। तो इंटेंशंस बड़ी क्लियर हैं कि वो पाकिस्तान के साथ अच्छे माहौल में चीज़ों को आगे लेकर चलने को तैयार नहीं है। दूसरा, स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफ़गानिस्तान रिकन्स्ट्रक्शन सेगार की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने बताया है, बल्कि इंकशाफात किए हैं कि किस तरह अमरीकी असलहा जो अफ़गानिस्तान में रह गया था वो अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हाथ में है, और वो मुसलसल पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल हो रहा है। तो अब मुस्तकबिल क्या है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात का? क्या हम एक फुल स्केल वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं? और अगर ऐसा होता है तो उसमें फ़ायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा? अफ़गानिस्तान के अंदर जो अब इस वक्त मिलिट्री स्ट्रक्चर है अफ़गान तालिबान का, क्या वो एक लंबी जंग को हैंडल करने का कैपेबल है? इन तमाम चीज़ों को प्रोग्राम के हिस्से में डिस्कस करने के लिए मुझे वीडियो लिंक पे कराची से ज्वाइन किया है
लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब ने सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं, फॉर्मर फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। सर थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात करवा कर दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी और फिर अमन करवाने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिशें बेसूद साबित हुई। अफ़गान तालिबान और उनकी लीडरशिप जिस तरह के बयानात दे रही हैं, उससे लग नहीं रहा कि उनकी कोई ऐसी इंटेंशन है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। अभी जो सिचुएशन है, क्या पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक मुकम्मल फुल स्केल वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं? जी, मुझे उम्मीद है कि हम एक मुकम्मल जंग की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं और ना ही बढ़ना चाहिए, क्योंकि दोनों मुल्कों का इसमें बेइंतहा नुकसान होगा और अफगानिस्तान भी बहुत सफ़र करेगा। ख़ुसूसन उनको नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, उनकी फोर्सेस कोई ऑर्गेनाइज नहीं है, ना उनके पास एयरपोर्ट्स है, ना एयर डिफेंस है, ना हैवी फोर्सेस हैं जो वो ऑपरेट कर सकें। तो उस सूरत में, और ये इसकी तरफ सोचना भी नहीं चाहिए और इसको बाहर हर हालत में हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक बड़ी जंग से बचा जाए। बाकी उनको हमने एक मैसेज दे दिया है पहले भी, जब वो बहुत दफ़ा हमारे रिक्वेस्ट करने के बावजूद, डायलॉग के बावजूद और उनके हमले जारी थे और उनके कैंप जो थे वो कायम थे और वो कैंपों को डिसआर्म करने में, उन लोगों को बॉर्डर से दूर ले जाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे टीटीपी की, जो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट थी। तो पाकिस्तान ने फिर बादल नाखास्ता उनके ऊपर जो है हमले किए, उनके कैंप्स भी किए जिस पर उनका नुकसान हुआ उनके टीटीपी के लोगों का, और उन्होंने जो उनको गाइड कर रहे थे काबुल से बैठ के या कंधार से, वहां तक भी हमले हुए। तो एक मैसेज तो अफगानिस्तान को दे दिया कि अगर अब भाई आपने एक काम जारी रखा तो पाकिस्तान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आपके लोग आके पाकिस्तान का पीस डिस्टर्ब करें, हमारे बेगुनाह लोगों पर फायरिंग करें, मारें और ताल्लुकात को बिगाड़ें और किसी के कहने पे बिगाड़ें। तो ये तो क्लियर किया गया। लेकिन बाद में जो ऐसे लोग जो कि जिनका अफगानिस्तान पे थोड़ा सुर रसूख है, जिस तरह कतर है, उसने अमेरिकनों के साथ भी डायलॉग कराए थे, तो वो उसने वॉलंटियर किया कि मैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान भी अमन के लिए डायलॉग कराना चाहता हूँ। कराए उन्होंने, सीज फायर भी तय पाया और उसका दूसरा फेज अफगानिस्तान से फिर उसके बाद जो हुआ वो तुर्किया में हुआ, जिसमें दोनों तरफ के इंटेलिजेंस चीफ भी गए और उन्होंने सारे शवाहिद सामने रखे और तुर्की और कतर सब ने जोर दिया कि भैया आप जो है ये बंद करें, पाकिस्तान पर हमले अपने सॉइल से उनको कंट्रोल करें और ये जो है मुनासिब नहीं है। और अब एक और सऊदी अरब भी, हमारा जो मुल्क है, वो चाहता है कि मुसलमान मुल्क आपस में झगड़ा ना करें और पाकिस्तान के साथ तो दफाई माहिदा भी है, उसने अफगानियों को समझाया है, अफगानियों को बेइंतहा इमदाद भी देता रहा है सऊदी अरब। तो लेकिन वो डायलॉग में कोई चीज राइटिंग में मानने को तैयार नहीं। तो सर फिर ऐसे में फिर सोल्यूशन क्या है? आप कह रहे हैं कि मतलब ये बात तो दुरुस्त है कि हमें एक फुल स्केल वॉर की तरफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने मैसेजिंग भी कर दी, टारगेटेड कार्रवाइयां भी की, उसके बाद तुर्किया की एफर्ट, कतर की एफर्ट, सऊदी अरब की एफर्ट, हमें अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। और वो कौन सी कोशिशें सर? डिप्लोमेटिक एंड पे ये कोशिशें, या फिर हमें इसी तरह की मैसेजिंग जो है वो कंटिन्यू रखनी चाहिए जिसमें हम उनको बताएं, सबक भी दें और बताएं भी कि भाई ये गलत हो रहा है, इसको दुरुस्त करें? क्योंकि जो इंटेंशंस हमें काबुल की दिखाई दे रही हैं वो तो ऐसी नहीं है कि वो मैसेजिंग से कुछ सबक लें या कोई सुधार की तरफ चीज़ों को लेकर जाएं। देखिए, इसमें पाकिस्तान के अलावा जिस तरह मैंने कहा 3 ममालिक ने तो कोशिश कर ली। अब चाइना जो है उनको काफ़ी इमदाद दे रहा है, चाइना के उनके साथ ट्रेड रिलेशन भी हैं मिनरल वगैरह के बारे में, और इस सिलसिले में ईरान भी कुछ अपना सुरुख इस्तेमाल कर सकता है। रूस भी जो चाहेगा कि यहाँ पर अमन कायम हो, सेंट्रल एशिया के थ्रू रूस तक जो एक्सेस हो जाए ट्रेड की, वो भी ये चाहेगा। तो उनको हमको इन्वॉल्व करना चाहिए उन मुल्कों को। बाकी अफगानिस्तान को रियलाइज करना चाहिए कि वो हिंदुस्तान की बातों में आकर और उनसे कोई पैसे वसूल करके
और वो पाकिस्तान पे हमले जारी रखे, वो समझता है कि इसके अंदर कोई बहुत उसका फायदा है, तो उसको नुकसान ही नुकसान है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बंद करने का। एक रूट है जो अंग्रेजों के जमाने से, ब्रिटिश राज के जमाने से जो है अफगानिस्तान को, तो कराची पोर्ट से तमाम सप्लाई जाती हैं, अभी भी जा रही हैं। अब हिंदुस्तान ने उसको चकमा दिया है कि हमने चाबहार में काफी डेवलपमेंट कर दी है और वहां से ऑल्टरनेट रूट एक डेवलप किया है हमने अफगानिस्तान को, और फिक्र मत करो, वहां से हम आपको सप्लाई जारी रखेंगे आपकी एसेंशियल कमोडिटीज की, और आपके जो है फ्रेश फ्रूट्स और उनके जो सब्जियां होती हैं या ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो उनकी खास एक्सपोर्ट है, तो हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन वो बहुत लंबा रूट है, बहुत महंगा रूट है, बहुत टाइम लगता है, और एक इस्टेब्लिश रास्ते को छोड़कर एक नए उस पर जाना है जिसपे वो समझते हैं कि हिंदुस्तान समझता है कि वो चाबहार से ये करेगा, क्योंकि वो चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहा था अंडर एन एग्रीमेंट विद ईरान। लेकिन ईरान की जो पिछली जंग हुई है जिसमें इजरायलियों ने उनके बहुत सारे लीडर्स को मार डाला, उसमें ये बात पता चली कि जो जासूसी कर रहे थे उसमें हिंदुस्तानी भी शामिल थे। जी सर, और उनको ये भी याद होगा कल एडिशनली चाबहार पोर्ट के ऊपर, ट्रेड के ऊपर भी अमेरिका ने जो टैरिफ है उसके ऊपर इजाफा कर दिया, तो उस हवाले से भी वहाँ से उस रूट का इस्तेमाल करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन सर मुझे ये बताइएगा कि अभी जो इंटेंशंस हैं काबुल की, आप कह रहे हैं कि ठीक है हमें डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो हैं उनको जारी रखना है, पाकिस्तान जारी रखे हुए भी है, यही वजह कि अभी तक हम लोगों ने कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं की। लेकिन इन केस इसी तरह का माहौल रहता है, कशीदगी रहती है, इसी तरह की स्टेटमेंट्स वहाँ से आती हैं और जो है वो मजबूर किया जाता है कि हालात को उस तरफ ले जाया जाए, तो क्या अफ़गानिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है या उनका जो एक मिलिट्री का स्ट्रक्चर है वो एक लंबी जंग को हैंडल करने का कैपेबल है? और फिर पाकिस्तान के साथ जो उसका हमसाया है, क्योंकि रूस और अमेरिका से मुतालिक तो वो कहते थे ना कि घड़ी उनके पास है, वक्त हमारा है, तो उन्होंने यहाँ से कभी ना कभी जाना है, तो पाकिस्तान तो यहाँ पर ही मौजूद है, ये रूस और अमेरिका वाला फैक्टर पाकिस्तान पर तो लागू नहीं होता। देखिए, ये उस बारे में तो स्टेटमेंट सही था, क्योंकि रूस ने अफगानिस्तान के सरजमीन पे हमला किया था और अमेरिका ने भी उनके सरजमीन पर नेटो फोर्स के साथ मिलकर हमला किया था। तो उनकी सरजमीन को खाली कराने के लिए मुजाहिदीन भी तैयार हो गए, जहाज भी हो गया, सब कुछ हो गया। ये हम तो वहाँ बूट्स ऑन द ग्राउंड पाकिस्तान की नहीं है, ना इरादा है, तो हम तो वो हमारी पोजीशन नहीं है वो वाली जो है, जो कहते हैं कि टाइम हमारा है। क्या टाइम है आपके पास भाई? और आपके पास कौन सी ऑर्गेनाइज फोर्सेज है पाकिस्तान का मुकाबला अगर जंग ज्यादा बड़ी जो है वो उसमें चले जाएं? जो मैं उम्मीद करता हूं और मैं इसको स्ट्रांगली कहता हूं कि वी शुड अवॉइड अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस कि हम इस बात को बड़ी जंग की तरफ ना ले जाएं और अपनी कोशिशें जारी रखें। उसकी वजह यह है, देखिए इस वक्त पाकिस्तान का बॉर्डर हिंदुस्तान से पिछले बहुत सालों से बंद है और कोई ट्रेड नहीं हो रही। एक जमाने में सब्जियां भी आती थी, यहाँ से सीमेंट भी जाता था, बहुत ट्रेड दोनों मुल्कों में थी, अब वो बंद है। उसके बाद ईरान का जो बॉर्डर है, हमारा लैंड बॉर्डर, उसके ऊपर सैंक्शंस हैं, हम खुलेआम ट्रेड मुमकिन नहीं है, अफगानिस्तान से बंद है, तो पाकिस्तान सब तरफ से उसके लैंड बॉर्डर जो है उसमें हम ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं और जो है मुद्रफ काफी हद तक जो है वो बंद है, जिस वजह से बेइंतहा नुकसान पहुंच रहा है। तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि बहुत अरसे, लंबे अरसे के लिए इसको बंद रखें। हमने प्रेशर उन पर डाल दिया है कि उनकी जो तफसीलात हैं यहाँ से कराची पोर्ट से वो भी रुकी हुई हैं, हजारों ट्रक दोनों तरफ से जमा है। जल्द बद जल्द इसका प्रेशर अफगानिस्तान पर आएगा और उनको पता चलेगा कि हिंदुस्तान जिसकी बॉर्डर उनसे नहीं मिलती, वो दूर बैठकर वायदे तो कर सकता है लेकिन उनको कोई सब्सटेंशियल फायदा नहीं पहुंचा सकता। बिल्कुल ठीक हो गया। बाकी हिंदुस्तान को शीशे में उतारते रहते हैं जी, और वो बोलता है $1 अरब मैं दूंगा और काबल रिवर के ऊपर मैं आपको डैम बना के दूंगा, जैसे बड़ी सस्ती बिजली होगी और आपका एग्रीकल्चर होगा, और पाकिस्तान का पानी भी बंद करने की कोशिश में ऐसी बातें करता है। तो अफगानिस्तान इसमें आते हैं, तो अब तक वो अब जो है काफी हिंदुस्तान की बातों के अंदर आए हुए हैं। उम्मीद है आस्ता आस्ता ये नकाब भी हिंदुस्तान का जो है उतर जाएगा। और जिस तरह बाकी ममालिक के आंखों से ये हिंदुस्तान का नकाब उतरा है, क्योंकि कतर में भी मुझे याद है कि रिसेंटली 8 इंडियन सेलर्स पकड़े गए थे और वो भी कतर में बैठकर इसराइल के लिए जो है वो कर रहे थे। सिमिलरली ईरान में भी यही फैक्टर था, जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ ईरान और इसराइल के दरमियान, उसमें भी भारतीय मुलव्वस थे।
तो यकीनी तौर पर अफ़गानी तालिबान जो हैं वो भी इसको समझेंगे, क्योंकि हमेशा से भारत ने अफ़गान सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया और यही वजह थी कि पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान को जो पीस प्रोसेस था उसमें सपोर्ट किया था इस अप्रोच के साथ कि अगर अफ़गान तालिबान अशरफ गनी के बाद काबुल में बरसर इक़्तिदार रहेंगे तो अफ़गान सरज़मीन को भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, अब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग जारी है, अब इतना अरसा गुजर गया है, क्या अप्रोच में कोई तब्दीली हुई है अमेरिका और बिलखुसूस बरतानिया में? इसको डिस्कस करेंगे कि नजर जी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी हो, अमन हो, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। सवाल ये है कि अब इतना अरसा गुजर जाने के बाद क्या वाइट हाउस रूस से मुतल्लिक जो उसकी अप्रोच है उसमें कोई तब्दीली ला रहा है, और क्या मुस्तकबिल करीब में रूस और यूक्रेन के दरमियान किसी तौर जंग बंदी मुमकिन हो पाएगी? प्रोग्राम के हिस्से में इस पर गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए अमेरिका से मुझे ज्वाइन किया वीडियो लिंक पर सैयद असफर इमाम साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर सबसे पहले बताइएगा कि मौजूदा हालात में जो बैलेंस ऑफ पावर है अमेरिका ख़ास तौर पे किस तरीके से उसको मॉनिटर कर रहा है रूस और यूक्रेन के दरमियान? देखिए, सदर ट्रंप ने जब इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी, उन्होंने दावा ये किया था कि जिस दिन वो कामयाब होंगे और व्हाइट हाउस में अपना इक़्तिदार संभालेंगे, दूसरे दिन यूक्रेन जंग बंद हो जाएगी। वो इतने ज्यादा पुरएतमाद थे, लेकिन हम देखते हैं कि ये जंग अभी तक बंद नहीं हुई है। उसकी वजह है कि यूरोप अभी तक यूक्रेन का भरपूर साथ दे रहा है। अमेरिका ने बहुत सख्ती से यूक्रेन पर वाज़ेह किया है कि रूस के साथ अपने मामला को सेट करे और जंग का खात्मा करे, लेकिन उसमें आपने देखा कि ज़ेलेंस्की जो है, जो यूक्रेन के सदर, उन्होंने जो अमेरिकी फार्मूला था उसको मुस्तरद किया था, जिस पर आपने देखा था कि सदर ट्रंप और उनके दरमियान कलामी भी हुई थी। कुछ ऐसे वाक़यात हुए थे जो सफारती सतह पर आमतौर पर ऐसे देखने में नहीं आते। बाद में फिर ज़ेलेंस्की दोबारा सदर ट्रंप से मिले और उन्होंने फिर एक प्लान दिया कि इस तरह एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल है, मौजूदा सलामती जो है, मौजूदा जो हदूद की जो सलामती है उसको यकीनी बनाया जाए। लेकिन सदर ट्रंप ने वो उस पर भी नहीं माने। सदर ट्रंप का और दूसरी तरफ रूस जो है वो किसी तरह भी अपने इलाकों से वापस होने के लिए तैयार नहीं है। आपको पता है कि रशिया ने आम तौर पर जो मोस्टली जो साहिली इलाके हैं यूक्रेन के, वो तमाम कब्जे में ले लिया, और खासकर डोनेट्स्क का इलाका जो जहाँ पे अक्सरियती रशियन लैंग्वेज बोलने वालों की है, जो रूस ये समझता है कि वो इलाका उनका है, वो तो वो मुकम्मल तौर पे आमतौर पर कंट्रोल में ले चुके हैं। तकरीबन 3 ऐसे सूबे हैं जो वो मुकम्मल कंट्रोल में ले चुके हैं। तो अब रूस इस मरहले पे तो तैयार है कि जिन इलाकों में वो काबिज हो चुका है उससे विड्रॉ हो जाए यूक्रेन और जंग का मुआहदा कर ले। लेकिन मीनवाइल ज़ेलेंस्की भी ये मतलब कह चुके हैं कैटेगोरिकली कि कीव जो है वो अपने इलाकों से दस्तबरदार नहीं होगा, और मेरा ख्याल है कि जो अमन मुआहदा है उसमें बुनियादी तौर पर रुकावट भी यही है, ना रूस पीछे हटने को तैयार है, ना ज़ेलेंस्की पीछे हटने को तैयार है। जी बिल्कुल, यही सूरत हाल है कि जिन इलाकों पे रूस पहले काबिज हो चुका है वो वहां से विड्रॉ होने के लिए तैयार नहीं है, और अमेरिका कहता है कि इन मौजूदा हालात में वो रूस के साथ एग्रीमेंट किया जाए और वो मजीद वो इमदाद जो है उसको नहीं दे सकता, यूक्रेन को नहीं दे सकता। और आपका इल्म है कि यूरोप और अमेरिका के इमदाद के बगैर यूक्रेन अपनी ये जंग जारी रख नहीं रखता। अमेरिका की इमदाद में काफी हद तक कमी आई है, लेकिन अभी तक यूरोप मुकम्मल तौर पर उसके साथ यूक्रेन के साथ खड़ा है। अभी इस वक्त भी यूक्रेन के सदर यूरोप के दौरे पे हैं और यूरोप ने इत्तेफाक राय से उन्होंने वहाँ पे यूरोपीय ममालिक ने इत्तेफाक राय से उनकी मदद जारी रखने का ऐलान किया है। लेकिन साथ ही ज़ेलेंस्की साहब ने ये कहा है कि वो समझते हैं और उन्हें यकीन है कि अमेरिका की मदद के बगैर वो ये जंग जारी नहीं रख सकते, लिहाजा एक और प्लान उन्होंने बनाया है और वो कहते हैं कि वो अमेरिका के सामने पेश करेंगे ताकि उसके मुताबिक जंगबंदी का मामला अच्छा मुझे ये बताइएगा कि रूस को लेकर व्हाइट हाउस में कोई अप्रोच में कोई तब्दीली दिखाई दी है? जिस तरीके से रशिया को पहले देखा जाता था जिस वक्त जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में बरसर इक़्तिदार थी, ट्रंप के आने के बाद और फिर बिलखुसूस गुज़िश्ता 11 माह में आपको लगा है कि कोई अप्रोच में तब्दीली है?
जी बिल्कुल, वो कशीदगी जो 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 बाइडेन के दौर में जो कशीदगी थी वो कशीदगी की सूरत हाल नहीं है। अमेरिका ने रूस से जंग न लड़ने का पहले भी इशारा दिया था सदर ट्रंप ने, और जंग जारी न रखने का इशारा दिया था, और रूस ने इसका खैर मकदम किया था। रूस ये समझता है कि रूस के मसाइल को अमेरिका बेहतर, मौजूदा जो इंतजामिया है अमेरिका की, वो बेहतर अंदाज से समझती है। आप ये देखिए सर, ये सारा जो मसला खड़ा हुआ, ये वो इलाके थे जहाँ पे रशियन लैंग्वेज बोलने वाले लोगों की अक्सरियत थी। वहाँ पे यूक्रेन से मुतालबा किया जा रहा था रूस की तरफ से कि उन इलाकों की एक खुसूसी हैसियत कायम की जाए और उनको आइन में इख्तियारात दिए जाए, और लेकिन वो उसको नहीं माना। फिर दूसरी तरफ यूक्रेन जो है वो उसमें नेटो का मेंबर बनने जा रहा था। ये दो बुनियादी चीजें थी जिसकी वजह से ये तनाज़ा पैदा हुआ, और यानी आज से 3 साल पहले, यानी 2022 में, फरवरी 2022 में रूस ने बहरहाल बिल आखिर हमला किया, और उन्होंने फतवाहत का सिलसिला जारी है, और अभी तक रशिया ही आगे बढ़ रहा है, और बतदरीज जो यूक्रेन है अपने इलाकों से हाथ धोते पड़ रहे हैं। और खासकर जो आपके जो साहिली इलाके हैं जहाँ से बंदरगाहें इनको मिलती हैं यूक्रेन को, वो तकरीबन तमाम रूस अपने कब्जे में ले चुका है। अच्छा तो सर, ये वो बताइएगा कि अमेरिकी अवाम की अप्रोच क्या है जब से जंग शुरू हुई और अब तक? क्या उनकी अप्रोच में भी जो है वो कोई तब्दीली आई है, और उसका कितना इम्पैक्ट व्हाइट हाउस के डिसीजंस पर हो रहा है? देखिए, अवाम तो बहरहाल जंग नहीं चाहते, और किसी भी तरह से जंग नहीं चाहते, और खासकर ये जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट है या रिपब्लिकन अवाम है जिन्होंने भारी अक्सरियत से वोट दिया है ट्रंप को, वो जंग के खिलाफ है, और वो समझते हैं कि जंग में अमरीकी वसाइल बेदरीग इस्तेमाल हो रही है, जो टैक्स पेयर का ये पैसा अमरीकी अवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये जो ख्यालात हैं रिपब्लिकन्स का, जाहिर है वही ख्यालात लेकर सदर ट्रंप चलते हैं, और उनके इस मंशूर को या इस ऐलान को तक़वियत मिली थी, लोगों ने तायद की थी, और इसीलिए वो इस बात पर कारबंद है। लेकिन अभी तक अमेरिका की तरफ से या अमेरिकी इंतजामिया, मौजूदा इंतजामिया की तरफ से वो सख्ती नहीं आई कि फौरी तौर पर जंग बंदी के मामला तय हों, और वरना तवक्को की जा रही थी कि वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके फौरी तौर पर जंग बंदी करा सकेंगे। एक तो अप्रोच है ना कि जंग हो ही ना। दूसरी अप्रोच ये होती है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप होता है एक सर्टेन मुल्क को लेकर। तो आपको लगता है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, ट्रंप के आने के बाद, वो सॉफ्ट कॉर्नर भी कोई तब्दील हुआ, यूक्रेन से शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स रशिया? जी बिल्कुल, जो तस्वर किया जा रहा था कि ये बताया जा रहा था कि यूक्रेन जो है वो अमेरिका की जंग लड़ रहा है, ये ख्याल बड़ा मालूम हुआ है। लोग अब ये समझ रहे हैं कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद इस बात पे कन्विंस हो गई है कि वहाँ पे एक गैर जरूरी जंग लड़ी जा रही है, और उसमें अमरीकी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लिहाजा उनके साथ हमदर्दी की जो बात है उसकी तनासुब में उसमें जो लोगों में उसकी कमी तो आई है, और हुकूमत इसीलिए आगे बढ़कर इस पर जंग को फौरी तौर पे रोकने की कोशिश कर रही है। अब सदर ज़ेलेंस्की जो एक नया कोई प्लान लेके आ रहे हैं, और जिसका ऐलान उन्होंने यूरोप में किया है, अब वो आने के बाद पता चलेगा कि क्या उस पर अमल दराम हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। जी बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सैयद असफर इमाम साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, अमेरिका से हमारे साथ सैयद असफर इमाम साहब मौजूद थे। अभी हमें बरतानिया से ज्वाइन किया है सकलैन इमाम साहब ने। उन्हीं से इससे मुतल्लिक की बात करेंगे, जो रूस और यूक्रेन से मुतल्लिक इस वक्त मामला चल रहे हैं, क्या मुस्तकबिल करीब में दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी का कोई इम्कान है? बहुत शुक्रिया सकलैन इमाम साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले ये बताइएगा, कल बड़ी अहम मुलाकात हुई सदर ज़ेलेंस्की की लंदन में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ फ्रांस और जर्मनी के प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पर मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि स्मॉल प्रोग्रेस है। आपको लगता है कि मुस्तकबिल करीब में चीज़ें इस तरफ जाएंगी, क्योंकि अमेरिका का भी काफ़ी प्रेशर है अब यूक्रेन पर कि वो जो है जंगबंदी की तरफ आए? देखिए, जंग तो बंद होने जा रही है, या हम कह सकते हैं शायद ये जारी भी रहे हल्की फुल्की कुछ ना कुछ, लेकिन इसमें एक स्ट्रेटेजिकली जो बड़ी वाज़ेह फैसला हो चुका हुआ है वो ये है कि रूस की बर्तरी जो है वो अनचैलेंज्ड है यहाँ पे। अभी जंग किस तरह ख़त्म होती है, मुकम्मल यूक्रेन की तबाही के साथ ख़त्म होती है, या जितना अब तक तबाह हुआ इसी पर ख़त्म हो जाती है, और कुछ जो लैंड स्वाप्स हैं वो तय पा जाते हैं, और जो उसकी तामीर नौ होनी है वो किस पर ज़िम्मेदारी बनती है, ये सब फैसले होंगे।
और इसके साथ यानी शायद कोई जंग बंद हुई हो। लेकिन जो यूरोप और अमेरिका में जो इससे बिल्कुल ये फ़र्क है कि अगर आप देखें ख़ास तौर पे अब तो ये अमेरिका ने जो अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का जो अनाउंस किया है पिछले जुमेरात को, जी। उस बात बड़ी वाज़ेह है कि अमेरिका जो है वो अब बहुत सारा बोझ नहीं उठाना चाह रहा है, जिसकी कुछ खूनी वजूहत भी हैं और इकोनॉमिक प्रेशर्स भी हैं। और ये कि दुनिया अब वो यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं रही है, ये एक किस्म का अमेरिका ने ख़ुद तस्लीम कर लिया है। तो वो यूनिपोलर वर्ल्ड में वो इस तरह भी नहीं कर रहा कि बिल्कुल एब्डिकेट कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को शिकस्त नहीं हो गई है कि वो या जिस तरह के 92 में सोवियत यूनियन टूट गया था तो फिर रूस ही रह गया था, तो फिर उसको एक किस्म की उसकी हैसियत एक सुपर पावर की तौर पे ख़त्म हो गई थी। तो इस अमेरिका को कोई ऐसी शिकस्त नहीं हुई है, लेकिन अमेरिका ने एक रियलाइजेशन की है कि बहुत सारी चीज़ें वो ख़ुद नहीं कर सकता, लिहाजा वो अपने जो इत्तेहादी हैं उनको ये कह रहा है कि आप ख़ुद ख़र्चा बर्दाश्त करें, हम आपके किस्म का जो होता है ना बैंकिंग सिस्टम में होता है लैंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, तो सिक्योरिटी ऑफ द लास्ट रिजोर्ट का एक रोल अपना रहा है। यानी वो अब हर जगह खुद अपने अड्डे जो बने हुए हैं इनको भी कम करेगा, इनको भी रैप अप करेगा। यूरोपियन यूनियन में नेटो में उसका जो बहुत ही लीडिंग रोल था और लीडिंग रोल्स की निस्बत एक पार्टिसिपेटरी रोल रह जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा फोकस कर रहा है इंडो चाइना यानी पैसिफिक की तरफ, यानी चाइना फोकस करते हुए। लेकिन सेकलेन साहब, आपने ये जो एक बड़ा अहम जो पॉइंट उठाया वो मईशत से मुताल्लिक है। अमेरिका ने अब जो फैसला किया कि वो उस तरीके से इकनॉमिक हेल्प नहीं करेगा यूक्रेन की जिस तरीके से वो पहले करता रहा है। हमने देखा कि बरतानिया में भी इस वक्त काफ़ी इकनॉमिक क्राइसिस हैं, डोमेस्टिक प्रेशर्स भी हैं। क्या बरतानिया यूक्रेन की मौशी और फौजी इमदाद जारी रखेगा? देखिए, पूरा यूरोप जो है इस वक्त खुद एक बहुत बड़े क्राइसिस में पड़ा हुआ है। बरतानिया की जो आप कह रहे हैं कि ग्रोथ रेट जो अब रिकॉर्ड हुई रिसेंटली वो 0.1% है, और ये उसूली तौर पे ये मनफी है, नेगेटिव है। यानी बरतानिया ग्रो नहीं कर रहा है, बल्कि एक किस्म की कसाद बाजारी का शिकार है, जिसको ये ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिर भी दिखा रहे हैं कि हमने थोड़ा बहुत ग्रो कर रहे हैं, हालांकि ये ग्रो नहीं हो रही है इकॉनमी। और जितनी भी ये बता भी रहे हैं, ये भी कोई इस काबिल नहीं है कि जिससे पूरे बरतानिया में हालात बेहतर हो। बरतानिया में बहुत कुछ रिड्यूस किया जा रहा है, कट्स लगाए जा रहे हैं, हेल्थ सिस्टम पे कट्स लग रहे हैं, स्कूल्स पे कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। स्कूल टीचर्स की, डॉक्टर्स की, नर्सेस की, मेडिकल स्टाफ की, रेलवेज़ की, जितने भी जो इदारे हैं सरकार के या इवन गैर सरकारी इदारे भी जो हैं, निजी इदारे, उनमें तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं। तो यहाँ पे महंगाई बहुत बढ़ी हुई है और किसी भी वक्त बहुत बड़ा तूफ़ान आ सकता है। तो इसीलिए टोरीज को लोगों ने रिजेक्ट किया, और रिजेक्ट करके वो लेकर आए इनको, लेबर पार्टी को। लेकिन लेबर पार्टी भी अब आजकल के दौर की यहाँ पे पूरे यूरोप में या बल्कि पूरे मगरिब में सिस्टम ये बना हुआ है कि लेफ़्ट एंड राइट की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक किस्म के बाई पार्टीजन एजेंडा पे चल रही हैं, यानी उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में कोई बुनियादी फ़र्क नहीं है। तो यही हालत लेबर हुकूमत की, केयर स्टार्मर की, कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसी इकोनॉमिक एजेंडे को चलाएं जो टोरी चला रही थी, लेकिन ज़रा नए कवर के साथ। तो उससे नहीं चल रही हालात। यूरोप की ये कैफियत है कि यूरोप की जो 40% डिपेंडेंसी ऑन गैस सप्लाईज वो रूस से थी, और वो रूस का खुद ही बाइकआउट करके बैठ गए, ये सोच के कि रूस को नुकसान पहुंचेगा। रूस को वो नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि रूस ने अपने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ लिए, चाइना, इंडिया, और अब वो सेंट्रल एशिया में भी अपने बहुत ज़्यादा तेल बेच रहा है, जिससे उतना नुकसान नहीं हुआ जितनी तवक्को थी। लेकिन जिन मुल्कों ने यूरोप के तेल रूस का तेल दरामद करना बंद किया, उनकी इकोनॉमीज तबाह हो रही हैं इस वक्त। यहाँ पे इनकी सोशल प्रोग्राम्स ये लोग बंद कर रहे हैं, वेलफेयर प्रोग्राम्स बंद कर रहे हैं, लोगों को कम पैसे दे रहे हैं, और आए दिन हड़तालें फ्रांस में आप देख रहे हैं। यही हालत अब इधर भी बढ़ रही है, जर्मनी में भी। जर्मनी जो यूरोप की असल में कह लें कि मेन इंडस्ट्रियल हब था, दुनिया भर की मेटलर्जी और यानी जो 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 बेसिक होता तमाम इंडस्ट्रीज़ का, गाड़ियां बनती थी, सारा कुछ बनता था वहाँ से, आज वो खुद नेगेटिव जा रही है। बिल्कुल ठीक। अब इनमें से किसी के पास इतना पैसा नहीं कि जंग लड़े। इनकी कुल कोशिश ये है कि अमेरिका को किसी तरह इंगेज करें, लेकिन अमेरिका ने भी चूंकि इनकार कर दिया, और आपने जिस तरह जो बरतानिया की और बिल्कुल पूरे यूरोप की जो इकोनॉमिक कंडीशन बताई है, उसके बाद यकीनी तौर पर बहुत आसान तो नहीं होगा इनके लिए यूक्रेन को ज़्यादा मदद देना। लेकिन इसके साथ एक फैक्टर ये भी है कि ये बरतानिया को और यूरोप को इस चीज़ का खौफ भी है कि अगर ये जंग ख़त्म नहीं होती और रूस मुकम्मल तौर पर हावी हो जाता है यूक्रेन में, तो ये आगे यूरोप के लिए भी ख़तरा है और बरतानिया की सिक्योरिटी भी चैलेंज होगी इससे। देखिए, सिक्योरिटी चैलेंज होना भी एक परसेप्शन की बात है। मैं बहुत सारी डिटेल्स नहीं देना चाहता है, आपके पास वक्त ज़ाहिर है कम है। हम तस्वुर कर लेते कि कौन सा हमारा मुल्क दुश्मन है
और उस दुश्मनी के पीछे हम हिस्ट्री को अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर लेते हैं। मिसाल तौर पे यूरोपियन यूनियन के जो वेस्ट वाले जो लोग हैं उनमें एक ये प्रोपेगेंडा या एक बातचीत चल रही है कि गुज़श्ता 100 सालों में रूस ने 19 हमले किए दूसरे मुल्कों पे, जबकि रूस के ऊपर किसी ने हमला नहीं किया है। अब इसमें लोग जो ऐसी बातें करते हैं कि रूस से ख़तरा बहुत ज़्यादा है, उसमें एक हकीकत ये है कि सबसे ज़्यादा जो किसी मुल्क पर हमले बेइंतहा शदीद किस्म के हुए तारीख़ में वो रूस पर हुए थे। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के साथ जो उसके एलाइज थे, हम तो सिर्फ जर्मनी को याद करते थे, यहाँ पे बहुत सारे मुल्क थे जो जर्मनी के उससे एलाइज थे यूरोप के अंदर भी, जिसमें स्पेन भी था, जिसमें ऊपर की तरफ फिनलैंड भी था, जिसमें ये पोलैंड भी था। ये सारे ममालिक जो थे ये तो जर्मनी के साथ थे, फिर जर्मनी पे कुछ पे कब्ज़ा कर लिया था और फिर वो आगे बढ़ता चला गया और डायरेक्ट मॉस्को तक पहुंच चुका हुआ था तकरीबन। तो अगर आप वो तारीख पढ़ें तो रूस ने सबसे ज़्यादा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कुर्बानियाँ दी थी। उनके तकरीबन 27 मिलियन पीपल वर किल्ड। अब ये कोई मामूली तादाद नहीं, यानी आपसे 2 करोड़ 70 लाख को एक छोटी सी तादाद नहीं जो एक जंग में उनके हलाक हुए थे रूस के, जबकि पूरे यूरोप के इससे निस्फ हलाक हुए थे, पूरे बाकी मुल्कों के। और अमेरिका के तो 5 लाख के करीब बनते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो 5 लाख और कहाँ और 2 करोड़ 70 लाख। तो इस चीज़ को आजकल भुला दिया गया है कि रूस की कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी टू फाइट अगेंस्ट नाज़िज़्म, और अगर रूस ना लड़ता तो नाज़िज़्म के सामने पूरा यूरोप सरेंडर कर देने के लिए तैयार बैठा था उस वक्त। आखिर में सुकलेन साहब ये बताइएगा कि जंग के आगाज़ से लेकर अब तक बरतानवी अवाम और जो बरतानवी मीडिया है, क्या उसकी अप्रोच में आपको कोई तब्दीली दिखाई दी? देखिए, यहाँ पे अगर मुझे थोड़ा सा वक्त दें आप, मैं ज़्यादा तफसील नहीं लूँगा, लेकिन मैं एक वजाहत करना चाहता हूँ, वो ज़रूरी समझना है। वो ये कि बरतानिया एक ऐसी थियरी का बानी है जिसके नतीजे में पूरी दुनिया का जो तस्वुर है रूस के बारे में वो हमेशा से मनफी चला आ रहा है फॉर द लास्ट 100 ईयर्स। और वो है जो एक हार्वर्ड एक थे ज्योग्राफिस्ट थे, उन्होंने बनाई थी एक स्टोरी, वो हार्टलैंड थियरी, जिसके मुताबिक रूस को हमेशा वार्म वाटर्स तक आना है और उसके लिए वो किसी भी मुल्क को फतह करेगा। अब तारीख उठा के देखें कि रूस को हमेशा इस थियरी की बुनियाद पे ब्लॉक किया है बरतानिया ने, और बरतानिया ने रूस को ब्लॉक करने के लिए फिर यूरोप को अपने साथ मिलाया, फिर बाद में सर्द जंग के दौरान अमेरिका को भी साथ मिला लिया कि अगर रूस को जो सोवियत यूनियन था उसको ब्लॉक ना किया तो ये सारी दुनिया पर हुकूमत करेगा। क्योंकि जो पिवटल थियरी जो थी ना उनकी ज्योग्राफिस्ट की, वो ये थी जिसको बरतानिया ने अपनी ऑफिशियल पॉलिसी बना के रखा हुआ था कि जो रूस पे हुकूमत करेगा वो सारी दुनिया पर हुकूमत करेगा, लिहाजा रूस को ब्लॉक करके रखना ज़रूरी है। और ये थियरी इतनी चलती रही कि जिसके नतीजे में पूरा आपने ईस्ट यूरोप में लड़ाइयाँ लड़ी हैं, फिर उसके बाद अपने पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलके या बरतानिया के साथ मिलके अफ़गान जिहाद किया था। अफ़गान जिहाद पाकिस्तान के इंटरेस्ट में था ही नहीं, ये वही बरतानिया और अमेरिका की थियरीज थी कि रूस को हर हाल में एक रिम के अंदर एक कंटेन करके रखा जाए, वरना वो सारी दुनिया पे कब्जा कर लेगा। तो ये थियरी क्योंकि बरतानिया की, लिहाजा बरतानिया के अंदर ये थियरी अभी भी चल रही है कि रूस सबसे बड़ा ख़तरा है। अब हकीकत ये है कि रूस कितना बड़ा ख़तरा है देखना चाहिए हमें। रूस तो इंगेज करना चाहता है, बल्कि अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऑफर दी कि G7 में शामिल करके उसको G8 हम कर लेंगे, रूस का इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि रूस का सारा पिवट जो है वो ईस्ट की तरफ चला गया, चाइना और इंडिया की तरफ वो जा रहा है ज़्यादा सरमायाकारी और तिजारत के लिए। यूरोप में तो उसको नज़र है कि यूरोप की अपनी इकॉनमी जो बैठती नज़र आ रही है। लिहाजा रूस से ख़तरा जो है ना, ये परसेप्शन की बात है जिसको एजुकेट करने की ज़रूरत है। लेकिन बरतानिया में अब ये तब्दीली वसी सतह पर नहीं, क्योंकि मीडिया अभी भी सरकारी लाइंस पे चलता है यहाँ पे, लेकिन जो यहाँ के लेफ्ट के लोग हैं या लिबरल दानिश्वर जो हैं वो अब ये समझ रहे हैं कि जो यूक्रेन की जंग थी ये दरअसल अमेरिका के उस पुराने तनाजुर में थी जिससे अब डोनाल्ड ट्रंप आगे जा चुका हुआ है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, सिकलिया बरतानिया से हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए हैदर हयात खान और इनसाइड की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।